नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारी जीवन कहानी के 10वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी इस सीरीज़ के सभी एपिसोड्स को आप शुरू से अभी तक देखते आए हैं और हमारे साथ इस जर्नी के अंदर आप 10वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं, तो आपको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और आपका हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर कोई भाई या कोई बहन इस सीरीज़ की इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आप सभी के लिए हमारी लाइफ स्टोरी के जो पिछले 9 एपिसोड्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए गए थे, उन वीडियोस के भी जो लिंक हैं, उन चैप्टर्स के जो भी लिंक हैं, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम साझा करने वाले हैं। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं भी देखे हैं, तो आप भी इस जर्नी को शुरू से शुरू कर सकते हैं और इन लिंक्स का इस्तेमाल करके आप भी ये एपिसोड्स देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हमारा प्लान तो कुछ ऐसा था कि जहां पर हमने चैप्टर 9 की कहानी छोड़ी थी, वहीं से हमारे को कहानी को आगे बढ़ाना था और आगे के किस्से आप सभी के साथ हमने साझा करने थे। यानी कि उस समय से जिस समय हमारा एज अ ट्रेनर एक डेट कलेक्शंस कंपनी के अंदर प्रमोशन हो गया था। अब हम कॉलिंग नहीं करते थे, सेल्स कलेक्शन सबका एक्सपीरियंस ले लिया था और अब इस पोजीशन में आने के बाद क्या जर्नी स्टार्ट हुई, क्या लर्निंग्स थी, क्या चैलेंजेस आए, वहाँ से हमें कहानी को आगे बढ़ाना था। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें कहानी को आगे बढ़ाने से रोक लिया एक कमेंट ने, जो कि हमारे पिछले एपिसोड के अंदर आया था। तो यूज़र नेम तो अभी हमारे को याद नहीं है। तो कमेंट कुछ ऐसा आया था कि भाई जी, आप लाखों रुपए महीने के कमाते थे और आपके पास एक बाइक नहीं थी। वेरी फनी। अब दोस्तों, हमने जब इस कमेंट को देखा तो हमारे को लगा कि बात तो वैलिड है। हम अपनी वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं कि पहले ही दिन से जब से हमने कमाना शुरू किया था, तो हमने कभी भी कम पैसा नहीं कमाया था। तो ये और उसकी वो किस प्रकार से हमने क्या किया था, क्या हमारा एटीट्यूड था, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने हाथ डाला था जिसकी वजह से हमारे को ये अर्ली सक्सेस मिल गई थी, ये सब कुछ तो हमने आपको पिछला जो एपिसोड है, पिछला जो चैप्टर है उसके अंदर बता दिया। लेकिन ये तो हम आपको बताना ही भूल गए कि जितना भी पैसा हम कमाते थे, वो पैसा कभी भी पूरा ही नहीं पड़ पाता था। उसका क्या कारण था? क्योंकि हमने जो पिछला चैप्टर है उसके अंदर वो सब कुछ तो आपको बताया कि घर से बाहर निकलने के बाद जो खुद को झोंक दिया था हमने सेल्स के अंदर, जो मेहनत हमने करनी शुरू कर दी थी, जो एक से एक तिगड़म और दिमाग हमने लगाना शुरू कर दिया था, वो सब कुछ तो बता दिया। लेकिन घर के अंदर जो कार्मिक अकाउंट्स हमारा वेट कर रहे थे, जो रिश्तेदार हमारा वेट कर रहे थे, जो परिस्थितियां हमारे ही पूर्व के किसी कर्म की वजह से हमारे जीवन के अंदर आई हुई थी, वो पूरी तरह से अभी सॉल्व नहीं हुई थी। तो कुछ तो हो रहा होगा कि इतना पैसा कमा रहे हैं और वाकई में एक मोटरसाइकिल तक नहीं है। अगर ऑफिस जाना है तो मोटरसाइकिल अपने दोस्त से उधार लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस समय के किस्से हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, जब हमने पैसा कमाना शुरू किया था, तो उस समय हम कोई आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट तो थे नहीं, ना ही किसी और अच्छे कॉलेज से हमने डिग्री प्राप्त की हुई थी। अब बात क्या होती है, जब आप किसी अच्छे कॉलेज की डिग्री आपके पास होती है, तो अमूमन तौर पे तो बड़े कॉलेजेस के अंदर तो कॉलेज प्लेसमेंट ही हो जाता है। कंपनीज कॉलेजेस के अंदर आती हैं, इससे पहले कि आपका रिजल्ट आए आपको वो नौकरी दे देते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और आप क्या, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। मतलब कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनकी वैल्यू होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अच्छे स्तर से ही अपनी नौकरी को शुरू करते हैं, एक अच्छे लेवल की तनख्वाह आपको शुरू में ही मिलने लग जाती है। और वो जो नौकरी होती है, उनका जो नेचर होता है, इट इज़ मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और एक आपकी जो डिग्री के बेसिस पे जो है आपको वो नौकरी मिल रही होती है, भले ही उसके अंदर भी आपको काम करना आता हो या ना आता हो, लेकिन जो मेहनत से आपने अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया होता है और मेहनत से जो आपने अच्छा स्कोर किया होता है, वो कहीं ना कहीं आपका जो एम्प्लॉयर है उसको ये बिलीव दिलाता है कि यू मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना, जिसकी वजह से जो भी रिस्पॉन्सिबल रोल्स हैं उसके अंदर आपको नौकरी दी जाती है, जो अच्छे कॉलेज के अच्छी डिग्रियां प्राप्त किए हुए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होते हैं। अब हमारे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं, हम तो केवल 17 वर्ष की आयु के बच्चे थे जिस समय पर हमने अपनी 12वीं को जो है क्रॉस किया।
और अभी 12वीं के रिजल्ट भी नहीं आए थे जब हमने काम करना शुरू कर दिया था। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इस जिस तरह का काम हमने किया उसके अंदर कभी भी, शुरू की जो बात बता रहे हैं, उसके अंदर जब भी हमें तनख्वाह मिली, तनख्वाह कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम 6 लाख के पैकेज पे है, 6 लाख का पैकेज जबकि कुछ भी नहीं होता, लेकिन 6 लाख के पैकेज भी ऐसा नहीं था। तनख्वाह वही मिल रही है, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये आपको, हमारे को बेसिक सैलरी मिल रही है। आज से 16-17 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन हमने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को चूज़ किया जिसके अंदर अपनी मेहनत के बल पर, अपनी सेलिंग स्किल्स के बल पर, अपने कन्विक्शन के बल पर अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट यानी ज़्यादा काम अपने एम्प्लॉयर के लिए ला करके दें, ज़्यादा पैसा आप अपने एम्प्लॉयर को कमा करके दें, तो एम्प्लॉयर आपको अच्छे पैसे देता है, आपको अच्छी कमीशन मिलता है, एक प्रकार से इंसेंटिव्स मिलता है। तो जब भी आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो होता क्या है प्यारे दोस्तों, आप कितने ही अच्छे सेल्समैन क्यों ना हो, है ना, कितना ही आपका अच्छा, आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी जो बारीकियां हैं, एक तो उसको समझने में टाइम लगता है, दूसरा एक जैसे अंत में क्या है जो अच्छा सबसे ज़्यादा हाई पेइंग हमारा जॉब रहा, दैट वाज कलेक्शंस बिजनेस। अब कलेक्शंस बिजनेस के अंदर क्या होता है, डेट कलेक्शंस के अंदर, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं पाइप, पेमेंट इन पेमेंट एक्सपेक्टेड। तो मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे कस्टमर्स को जो कि अपना डेट रीपे कर रहे हैं उनकी पाइपलाइन बनानी होती है, तो वो बिल्ड करने में टाइम लगता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने काम करना शुरू किया तो पहले महीने ही चल भैया ₹1,00,000 महीना, ऐसा थोड़ी होता है। तो काम किया, ट्रेनिंग होगी, हम प्रोसेस को समझेंगे, शुरू में कुछ स्ट्रगल करेंगे, कितना ही अच्छा काम क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है, डेटाबेस होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो करके मतलब इतना जो हम पैसा कमाते थे ग्रेजुअली हम पहुंच जाते थे। लेकिन कलेक्शंस बिजनेस में आने से पहले तो जो हमारी जर्नी थी, क्योंकि देखो हमने आप सभी को क्या बताया कि जब हमारा डेट कलेक्शंस बिजनेस के अंदर हमारे को नौकरी मिला था तो वो दो चीज़ों के बेसिस पे था। एक, हमारे को कन्विक्शन है, हमारी पिताजी की जो सेवा हमने की थी उनके अंत समय में, पिताजी की 13वीं थी जिस दिन सारे जो हमारे जो नित्य जो भी संस्कार होते हैं वो पूरा करके हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे। शाम को इंटरव्यू देने नहीं गए थे, वो भी पिताजी ले गए थे हमारे को। और दूसरा, हमारे जो वाइफ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना, क्योंकि उस समय हम दोनों मित्र थे, और तो उनका जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो भी डिसीजन उन्होंने लेने के लिए कहा है, वो हमेशा से ऐसा रहा है कि उसने हमारे को परमानेंट स्टेबिलिटी दी है, लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के गया है। तो स्पेशली कलेक्शन बिजनेस में आने से पहले पहले जब क्या होता था कि हम कमाना शुरू कर रहे हैं कि मान लो 20,000 रुपये की नौकरी लग गई, चलो अभी इंसेंटिव आया, पहले महीने 5,000 आया, 10,000 आया, 20,000 आया, 25,000 आया, 30,000 आया, 40,000 आया, अभी इंसेंटिव बढ़ रहा है, धीरे 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 अच्छे से काम करना आ रहा है और हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टेज आएगा कि भैया अब अथाह पैसा आने वाला है, बहुत तरक्की होने वाली है, वैसे ही कुछ हमारे जीवन के अंदर हो जाएगा जिसकी वजह से सब अस्त व्यस्त हो जाएगा और वो काम हमारा छूट जाएगा। तो ऐसे कई जॉब्स हमने छोड़े हैं जो कि देवर वेरी हाई पेइंग जॉब्स। मतलब इंडस्ट्री के अंदर नाम था उस समय पर कि यही कंपनियां हैं जहाँ पे आप लाखों रुपया कमा सकते हो। और परमात्मा की कृपा से दोस्तों, हमने उस कंपनी के अंदर काम किया है जो स्पेसिफिकली सेल्स और कलेक्शंस के अंदर थी, जहाँ पे मोटा पैसा था। 2-3 ही मेन कंपनियां थी। तो बेसिकली वो ग्रेजुअली होता था कि एक टाइम आया कि हाँ भाई अब 70,000 80,000 पे पहुंच गए या लाख पे, 1.25 लाख पे आगे चल के पहुंच गए। लेकिन हमेशा क्या होता था कि बीच में कुछ ऐसी बाधा आ जाती थी जिसकी वजह से वो काम हमारा छूट जाता था, नौकरी हमें छोड़नी पड़ जाती थी, लेकिन हमारा फोकस पूरा डाइवर्ट हो जाता था, हमारे को छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी। तो ऐसा करके एक तो ये कोई ऐसा सेट नहीं है कि हर महीना इतना पैसा कमा रहे थे, लेकिन कर पाते अगर ये चैलेंजेस ना होते। अब ये चैलेंजेस क्या थे लाइफ के अंदर? जैसे कि एक तो हमने यही बताया दोस्तों कि जो हमारे पिताजी हैं, हमने बिल्कुल अपनी 12वीं कंप्लीट करते ही कमाना शुरू कर दिया। एंड बाय द टाइम आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, 1 साल ही पिताजी रहे थे जब हमने अच्छा पैसा वैसा भी कमाना शुरू कर दिया था। 1 साल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 सवा साल, और उसके बाद जो है पिताजी की जो है मृत्यु हो गई थी। और पिताजी की जो मृत्यु है वो एकदम से नहीं हुई। तो पिताजी का क्या है वो, आप ये लगा लीजिए कि हमने कमाना शुरू किया है और पिताजी पूरी तरह से बीमार पड़ने लग गए, मतलब बिल्कुल एकदम बेड रिटन टाइप सिचुएशन हुई। लगभग 1 साल जो है उनको तड़पे हैं उस चीज़ के अंदर। और शुरू के 6 महीने में मतलब कम उनकी ऐसी कंडीशन थी, लेकिन बाद के 6 महीने में मतलब उनको कोई अटेंडेंट चाहिए प्रॉपरली,
और हमारे को ऐसा था कि हमारे को हर चीज़ की नॉलेज होती थी, क्या दवाई है, कैसे है, कौन से डॉक्टर को कब दिखाना, तो हम उसके अंदर मेंटली बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए। तो वहाँ तरक्की करने लगे तो इधर हो गया, तो उधर से ध्यान हटा तो फिर पैसा जो है वो डिक्लाइन करने लगा। फिर बहुत ज़्यादा पापा अगर एडमिट ही होने लगे तो हमने नौकरी को छोड़ ही दिया, कुछ इस प्रकार का। और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो दोस्तों आपको याद होगा हमने बताया था कि हम एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहा करते थे, जिसके अंदर हमारी बुआ जी थी, हमारे फूफा जी थे, उनके 2 बच्चे थे, हमारा भाई था, हम थे और पिताजी थे। अभी आप ये देखें जो हमारी जो लाइफ का जर्नी है उसके अंदर क्या है कि जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद साल भर ही और हमारे बुआ जी हमारे साथ रह पाए। उसके बाद जो है हम लोग अलग हो गए। और हमारे जैसे पर्सनल जो जैसे फैमिलीज़ हैं उसके अंदर कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो कई फ्रेंड्स जैसे पुराने हैं वो तकाजा भी करते हैं कि अरे यार उन्होंने माँ बन करके तुम्हें पाला, तुम लोगों ने तरक्की कर ली तो तुम लोग अलग हो गए, तो ये ऐसा ऐसा है कुछ। हमने ऐसे ताने भी बहुत सुने अपने जीवन के अंदर दोस्तों। लेकिन उसका कारण, अलग होने का कारण तरक्की नहीं थी, अलग होने का कारण कुछ और था, जिसका शायद हमने हिंट भी पिछले एपिसोड्स के अंदर दिया था। तो बेसिकली होता क्या था, जब तक हम नहीं कमाते थे तब तक कुछ ऐसा था कि 5-6 हज़ार हमारे पिताजी देते थे घर में महीने के, 5-6 हज़ार रुपये हमारी बुआ जी के हस्बैंड ने वो ऑन एंड ऑफ कमा लेते थे, 10-12 हज़ार हो गए। और लगभग 10-12 हज़ार रुपये हमारे जो चाचा जी हैं एज सपोर्ट उनकी दुकान से आ जाता था। ऑन टॉप ऑफ दैट सब्जियां भी आ रही हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट जो है फल फ्रूट भी आ रहे हैं, सब मुफ्त में, जो हमारे चाचा जी जो हैं वो पूरी तरह से जो है फैमिली का वो कर रहे थे। तो उसका भी हमने खैर पिछला आप एपिसोड देख लेना, उसमें डिटेल में बताया कि कैसे हमारे को पैसे लेने जाना पड़ता था, हमारे को अच्छा नहीं लगता था और ये सब, तो वो सब अपना वो अलग चल रहा है। तो 10-12 हज़ार के अंदर ये सब इंक्लूडेड था। तो अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा जो हाउस होल्ड जो पूरा चल रहा था वो लगभग 20 हज़ार रुपये के आसपास के अमाउंट के अंदर जो पूरा घर है उसका खर्च चल रहा था। अब जब हमने नौकरी करना शुरू किया था तो हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई अभी तक मैं कमा नहीं रहा था, तो अब जब मैं कमाऊंगा तो जितना पैसा मैं घर में लेकर के आऊँगा उतना पैसा हम जो हमारे जो चाचा जी की दुकान है उनसे जो आता है उसके अंदर से माइनस करते जाएं। मान लो हमने 10 हज़ार रुपये कमाने शुरू कर दिए तो वहाँ से 12 हज़ार का सपोर्ट आ रहा है, तो 2 हज़ार ही लीजिए आप। 10 हज़ार तो यहाँ से आ ही गए ना, और उतनी भी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप वो भी मत लीजिए। लेकिन हमेशा हमारे घर के अंदर जो हमारे बुआ जी हैं उनका पर्सपेक्टिव ये था, उनका एटीट्यूड ये था कि भाई तुम जो कमा करके लाते हो वो अलग है, मेरे भाइयों से जो मैं लेती हूँ वो अलग है, वो उनका और मेरा अपना हिसाब है, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपना जो कमा करके लाते हो वो दो। मैंने कहा ठीक है। तो 8 हज़ार की नौकरी करी, हमें समझ में आता था कि भाई अभी भी सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि बुआ जी के जो हस्बैंड हैं वो बीच बीच में गायब हो जाते थे, एक महीनों नहीं रहते थे, तो कैसे कैसे चलो ठीक है हुआ। 8 हज़ार से 12 हज़ार कमाने शुरू किए, 12 हज़ार से 20 कमाने शुरू किए, 20 से 25 कमाने शुरू किए। तो जब हम 25 हज़ार रुपये पे स्टेबल हो गए थे, क्योंकि 25 हज़ार हमारी लगभग काम करना शुरू किया था, 6 महीने के अंदर 25 हज़ार तो बेसिक सैलरी थी, तो उतनी तो आती ही थी। तो जब 25 हज़ार आता था तब हमारा बहुत स्ट्रांग इस चीज़ पे घर पे पॉइंट होता था कि अब मैं 25 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, उतना पैसा कमाता हूँ जितना कि पिताजी भी नहीं ला, पिताजी तो चलो अब बीमार हो गए, पिताजी और आप हमारे फूफा जी और दुकान से सबसे मिला करके जो पैसा आता था उतना पैसा मैं अकेला कमा रहा हूँ। तो अब आप किसी से भी पैसा मत लीजिए, अगर फूफा जी पैसा देते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन ये जो पैसा है इसका जो लालच है, इसकी जो भूख है वो जारी रही दोस्तों। आप ये लगा लीजिए कि हमने कितना भी पैसा कमाया हो लेकिन हमारे पास कुछ जोड़ी कपड़े ही होते थे, हम उन्हों को ही चलाते रहते थे। आप तो बाइक की बात कर रहे हैं, हमारे जो साथ में कॉलीग्स होते थे वो इस चीज़ को देख करके हैरान होते थे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 10-15 हज़ार भी कमाता है तो क्या करता है, सबसे पहले इन्वेस्ट करता है अपने कपड़ों के अंदर कि मैं अच्छा बन ठन के रहूँ। हमारे को ना इन सब चीज़ों का होश ही नहीं होता था। हमारे को ये तो था कि तरक्की करनी है, काम करना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, वो सब था, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं था, तो हम ध्यान देते नहीं थे, हमारा ध्यान कोई रखता नहीं था। लेकिन एक जैसे हमारी बुआ जी और हमारा कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि उनको हमसे लेना था, बहुत उनको लेना था, और उनको मतलब हमारे घर के अंदर ना कुछ भी पूरा नहीं पड़ता था कभी भी। तो ये कहानी तब रही। उसके बाद दोस्तों जैसे हम 25 से फिर इंसेंटिव आने लगे तो 40 कमाने लगे, 50 कमाने लगे, 60 कमाने लगे, लेकिन कभी भी हमें ये सुनने में नहीं आया कि घर के अंदर खर्चा पूरा हो गया। बुआ जी दिखाते ऐसे थे कि अभी भी लाले पड़े हुए हैं घर के अंदर। दोस्तों आप ये चीज़ इमेजिन कीजिए कि एक समय है जिसमें अभी 9 महीने पहले
आपके घर का गुजारा 10,000, 15,000, 20,000 में हो रहा है, और उसमें भी आप ये कर रहे हो कि ठीक है कर रहे हैं, रोटी उसके अंदर भी चल रही है, 9 महीने बाद आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपये आ रहे हैं महीने के, और आज आप आज भी वही सब दिखा रहे हो कि ऐसी ही प्रॉब्लम है, ऐसी ही प्रॉब्लम है, ऐसी ही प्रॉब्लम है, और हर चीज़ के अंदर फिर भी रोना है। तो कहीं ना कहीं अब हमें ये बात समझ में आती थी, लेकिन फिर भी हम थोड़े बेपरवाह थे, क्योंकि हमें पैसा कमाने की खुशी बहुत ज़्यादा थी। हमने जो हमारा परिवार बिल्कुल ऐसा ऐसा था, घर ऐसा था कि घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, मतलब पुराने कूलर्स हैं, रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर कॉकरोच नाच रहे हैं, पुराना वो है, टेलीविज़न ऐसा पुराना सा टूटा फूटा सा है, बेड नहीं है, ये वो। तो हम थोड़ा इन सब चीज़ों के अंदर भी लग गए, एसेट्स बनाने लग गए, घर की चीज़ें बनाने लग गए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लो, टीवी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इन सब चीज़ों के अंदर लग गए। तो हम ये सब कुछ भी कर रहे थे, घर के अंदर भी भरपूर पैसा दे रहे थे, लेकिन हमारे अपने पास तो पैसा बचता ही नहीं था। हमारी बुआ जी का ये था कि तनख्वाह आए तो आते ही आपको देनी है, घर के अंदर इस तारीख को तनख्वाह आती है तो इस तारीख को आपको अगले दिन हमारे को देनी है, हमारे हाथ के अंदर सारे पैसे। तो उसके अंदर आप लगा लीजिए कि 1 डेढ़ साल तक तो इस चीज़ का होश ही नहीं था कि अपने लिए भी कोई चीज़ लेनी होती है। ये जब हमारे पिताजी गुजरे तो उसके बाद पता नहीं, जैसे क्या हमारे पिताजी का भी बुआ जी के साथ एक बंधन सा था, तो इस चीज़ का थोड़ा होश आया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट, एक और चीज़ हमारे साथ चली जिसने हमारे को लगभग 2-3 सालों तक जलाया। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया था, तो हमारा पैसा तो चाहिए था, तो देखिए हमारे को तो बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता था घर के अंदर, क्योंकि हम कमाऊ पूत हो गए थे। तो हाँ, एक की जगह 2 सब्जियां बना करके खिलाएंगे, अच्छा खाने पीने के अंदर पूछ करके, क्योंकि हमारे को खाने पीने का शौक था, तो ये था कि इसको पटा करके रखना है घर के अंदर, ये माहौल रहता था। लेकिन इट वॉज ऑल मैन्यूपुलेशन इन द बैकग्राउंड, सब मैन्यूपुलेशन हो रहा था। तो होता क्या था कि जैसे हम अच्छा कमाते थे तो उसकी जो हीट है, उसकी जो जलन है, उसकी जो एनर्जी है, वो झेलनी पड़ती थी हमारे छोटे भाई को। हाँ दोस्तों, तो कुछ ऐसा होता था कि स्पेशली जो हमारे फूफा जी थे, वो हमेशा से, हम मतलब जब से इन लोगों के साथ थे, पिछले 3-4 सालों से जो हम साथ रह रहे थे, हमने हमेशा से उनसे यही बात सुनी थी। शराब पी करके वो बोला करते थे कि माँ इनकी है नहीं, बाप इनका शराबी है, गंदा सा माहौल है, तो इन लोगों ने उठाई गिरा बनना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जैसे ही ये 12वीं का पेपर हमने दिया, तो हमने इस पॉइंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमने उसको अपना हथियार बनाया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको दुनिया की ज़माने की बातें सुननी पड़ती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक्चुअली में उन सब की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका पॉइंट प्रूव कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे छोटे भाई के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने इन सब बातों को एक्सेप्ट किया, अपना अपना जो मोटिवेशन है उसको डाउन किया। और उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि एक तो उसकी उम्र और छोटी थी हमसे, और हमने कमाना शुरू कर दिया, तो जेलसी हमसे है, लेकिन वो जेलसी निकालते थे छोटे भाई की तरफ। दोस्तों, आप बाइक लेने की बात कर रहे हैं, मतलब आप, अच्छा हमारे को माइंड नहीं है, बाइक वाला जो आपने कमेंट डाला, जिन्होंने भी डाला है, हमारे को तो बल्कि पॉइंट मिल गया, हम तो मिस कर रहे थे ये सारा एस्पेक्ट हमारी लाइफ का, जो कि शेयर ही नहीं किया था। तो बहुत थैंक यू सो मच, आपने याद दिला दिया। तो आप बाइक की बात कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई को मार्शल आर्ट सीखना था, जिसके लिए 300 रुपये महीना लगता था, 300 रुपये महीना, जो शायद आगे चल करके 600 रुपये हो गया था। हम 25,000 रुपये महीना दे रहे हैं, दुकान से पैसा अलग आ रहा है, सब्जी फ्रूट फ्री का आ रहा है, कपड़े दिखा नहीं रहे हैं, कपड़े छुपा छुपा करके अलमारियों में रख लिए जाते थे। भाई को कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। आप ये छोड़िए, मार्शल आर्ट सीखने के लिए 300 रुपये नहीं दिए जाते थे उसको, कि घर के अंदर दिक्कत है कैसे करेंगे मार्शल आर्ट। 300 रुपये दोस्तों, 300 रुपये। अगर हमारे भाई को उस समय पर वो 300 रुपये मिलते ना, तो आज भी हमारे जो ब्रदर हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग मतलब माहौल नहीं मिल पाया उनको, इतना वो किया जाता था। लेकिन हमारे ब्रदर के मोटिवेट किए हुए कितने बच्चे हैं जो नेशनल्स खेल चुके हैं बॉक्सिंग के अंदर, कितने सारे बच्चे हैं जो कि ये अपना इंस्टाग्राम पे और इन सब के ऊपर, मतलब फिटनेस के अंदर उनका बहुत नाम है, लेकिन ब्रदर नहीं कर पाया क्योंकि उसको 300 रुपये नहीं दिए जाते थे। तो बाइक तो बहुत ही दूर की बात है। और धीरे धीरे ये बात समझ में आती है ना आपको, धीरे धीरे समझ में आती है कि भाई क्या हो रहा है, क्या पागल बनाया जा रहा है मेरे को, है ना। तो फिर आगे जा कर के ये चीज़ हुई थी कि भैया साथ में नहीं रह पाएंगे। बहरहाल, तो अब इसके अंदर एक और बहुत बड़ा कांड हुआ घर पे। हमारे जो फूफा जी हैं उनकी जेलसी, ब्रदर को डिमोटिवेट करते रहते थे, उससे करते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो बहाना ढूंढ रहे थे कि भाई मुझे झगड़ा करना है, मुझे इन लोगों को दिखाना है। मतलब उनको कुछ कलप थी अंदर से कि ये कैसे तरक्की कर गए,
जबकि हम तो उनके अंदर अपने पिताजी को ही देखते थे, क्योंकि साथ में रहे हैं, हमारे लिए फादर की एज के फादर फिगर थे। लेकिन फॉर हिम उनको तकलीफ़ थी कि भाई कैसे, तो वो तिलमिला रहे थे बहुत ज़्यादा। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भांजे को पंजाब से बुलाया। उनका भांजा अच्छा खासा 6 फुट 2 इंच लंबा है वो भाई। तो उनको बुलाया और कुछ उन लोगों की आपस में प्लानिंग थी कि अब मैं इधर नहीं रहूँगा, क्योंकि वो जो पैसा है, वो जो रोटी है ना, वो खुद तो वो कमाते धमाते थे नहीं, लेकिन जो यहाँ से दरिद्री चली गई थी, जो एसेट्स घर के अंदर आ रहे थे, जिसको वो भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको ये था कि भाई मैं यहाँ पे कुछ तहस नहस करके जाऊँगा। जिसके चलते जिसके चलते एक बार उन्होंने पूरी रात बैठ करके शराब पी। अब ये वो समय था, तब हमें काम करते हुए 6 7 8 महीने हो गए थे और हम अच्छा पैसा कमा रहे थे सेल्स के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि शराब पी करके गालियाँ देनी शुरू करी। अब इसमें क्या था, हमारे पिताजी एक कमरे के बाहर बैठे, हमारे फूफा जी कमरे के अंदर बैठे हैं अपने भांजे के साथ। ये भी शराब पी रहे हैं, वो भी शराब पी रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, और हर तरह की गालियाँ, माँ की गाली, बहन की गाली, खानदान को गाली, हर तरह की गालियाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। 2 3 घंटों से हमारे पिताजी गालियाँ सुन रहे थे। और हमारा तब थोड़ा एटीट्यूड ये होता था कि यार चलो अवॉइड करो यार, घर में आए, कहीं बाहर चला गया 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वापस आया तब भी वही कलेश चल रहा है। हमारी छुट्टी वाले दिन की बात है ये। तो हमारे को याद है कि 2 3 ये घंटे ये सब सुनने के बाद हमारे पिताजी ने एक बार उनको जैसे बहन के इस्तेमाल करके गाली दी। तो वो सुनते ही वो दोनों अंदर से बाहर आ गए कि तूने हमारे को गाली दी। और उनका जो भांजा आया हुआ था कह रहा है इसकी बहन तो मेरी माँ, तूने मेरी माँ को गाली दी। तो उन्होंने हमारे पिताजी को गिरबान से पकड़ा, और दोस्तों कैसे बुरी तरह से इंसान को पीटा जाता है ना, क्योंकि वो एक्चुअली वही करना चाहते थे, घूसे मारे, लाते मारी, ये वो। और दोस्तों हम तब ना वहाँ पे खड़े थे, और हम खड़े थे तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी, शायद आज भी है। हमारे साथ क्या है कि हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना, तो हम क्या है कि दिल से बिल्ड किया करते थे रिलेशन। जैसे हमने आप लोगों को पहले भी बोला है अपनी वीडियोस के अंदर कि अब आज का जो हितेश है उसके ऊपर ना बहुत कट चढ़ गई है। जो पहले हितेश था ना वो बहुत प्योर था वो। तो हमारे साथ क्या है कि वो जो हमारे कज़न के जो कज़न ब्रदर आए थे, वो भाई जो आए थे घर में, हम ना उनको जेनुइनली भैया भैया बोलते थे कि भाई जी हैं, भैया हैं, वीर जी हैं, पंजाब तो आए ने, वीर जी हैं, पंजाब तो आए ने। तो उनसे एक बॉन्ड सा जुड़ गया था, क्योंकि वो पहले भी आते थे। दूसरा, हमारे जो फूफा जी हैं उनको भी पिता की तरह ही हम तो देखते थे, तो उनसे भी एक बॉन्ड था। तो जब उन दोनों ने हमारे पिताजी को मारना शुरू किया जानवरों की तरह, तो ना एकदम से ना हम पलट नहीं पाए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि क्या है कि अगर कुछ हुआ ना तो अभी तक आपको अंकल जी, मामा जी, चाचा जी करेंगे, लेकिन जैसे ही बात हुई वो एकदम से क्या है कि माँ बहन पे उतर आएंगे और दूसरी तरह से बात करने लग जाएंगे ना, इस तरह से वो करने लग जाएंगे। हमसे वो होता नहीं था। हमसे ये था कि दुश्मन है तो दुश्मन है, दोस्त है तो दोस्त है। अब एक व्यक्ति जिसको हम पिता के रूप में देख रहे हैं, एक व्यक्ति जिसको अपना बड़ा भाई मान रहे हैं, सगे भाई जैसा स्नेह हो गया जिसके साथ, वो अचानक से हमारे पिता को मार रहे हैं दोनों मिल करके। हमसे हाथ ही नहीं उठा उनके ऊपर। पता नहीं क्यों, किस चीज़ ने हमारे को रोक लिया, जबकि हम ऐसे थे नहीं। तब तक भी हम बहुत लड़ाई झगड़े कर चुके थे पीछे बैक में, लेकिन नहीं हुआ हमसे उस दिन। और हम सही बोलेंगे शायद हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, शायद क्या डर ही गए थे, हम बहुत ज़्यादा डरपोक थे। तो जब उन्होंने मार मार के पिताजी को खूनम खून कर दिया, अंदर गए, बैग उठाया और भाग गए वो दोनों। उसके बाद वो लोग तब तक नज़र नहीं आए जब तक हमारे पिताजी जीवित थे, तब तक वो लोग फिर हमें मिले नहीं। दोस्तों हमारे पिताजी को दीवार से सटा करके मारा गया था। जब उन्होंने मारपीट कर ली, पिताजी गिर गए, ये गए, हमने पिताजी को पानी पिलाया। पिताजी ने हमारी आंख में देखा और इन्होंने हमसे कहा कि खून पानी हो गया था क्या? तुझे शर्म नहीं आई? तेरे बाप के सामने इतना कुछ कर गए, तुझसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों अपने पिताजी को ना बहुत बुरा समझते थे उससे पहले, कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा किया उन्होंने, ये किया वो किया। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन हमारे को ना बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई। हमारे को बहुत ऐसे अंदर से हमारी आत्मा ने हमारे को कचोटा कि कुछ भी है, तेरा बाप है, तेरे बाप के सामने कोई ऐसा कुछ कर गया और सच में तेरे से हाथ नहीं उठा, तेरी ज़िंदगी पे धिक्कार है।
तो उस दिन से हमारे पिताजी के प्रति ना हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और इसी वजह से ये जो सारी जो सेवा अपने पिताजी की हम कर पाए, क्योंकि पहले तो पिताजी से भी हमारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक वो था, तो ये था। और इस किस्से के बाद ही ना हमारे पिताजी बीमार पड़ गए थे। हालांकि प्रॉब्लम उनको लिवर की थी, जो कि ज़्यादा शराब पीने से हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो हमारे को ना ये सब आया ही नहीं कि जो हमारे पास पैसा है, जो थोड़ा बहुत जुड़ा भी हुआ है, जो हम कमा रहे हैं, हमने सब कुछ अपने पिताजी के इलाज में झोंकना शुरू कर दिया। हमारे को कोई सुध बुध नहीं होती थी। हम चाहते थे कि हमारे पिताजी ठीक हो जाएं। हमारी आत्मा को बहुत तकलीफ़ थी। और दोस्तों, जो फिर उसके अगले 1 साल हमने जो अपने पिताजी की जो सेवा करी, उसके बाद हमारे पिताजी चले गए। तब हम अपनी नौकरी ऑलरेडी हमारी जा चुकी थी, फिर नई नौकरी हमने ज्वाइन करी। लेकिन दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे, हमारे पिताजी की मृत्यु जिस दिन हुई, तो उस दिन के बाद से लगातार 3 सालों तक लगातार हमारे पिताजी हमारे सपने में आते रहे। कभी हमारे पिताजी सपने में आएंगे तो हमारे को रोते हुए नज़र आते थे। उनके साथ साथ मैं रो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता था कि हमारे पिताजी वहाँ पे खड़े हैं और हमारे जो फूफा हैं, हम देखते थे कि हमने उनको पकड़ लिया है, उनको बांध रखा है, उसको बुरी तरह से मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा हमें कभी कभी वही दृश्य नज़र आता था कि ऐसे, और हम रो रहे हैं, खून निकल रहा है हमारी आंखों से। 3 सालों तक हम जलते रहे, 3 सालों तक। दोस्तों, कायरता भी एक प्रकार का पाप ही है। कायर होना अभिशाप है। अगर हम उस दिन कायर नहीं रहे होते तो हम शायद हमारे जीवन के अंदर वो परिस्थितियां नहीं आती जो आई। क्योंकि ये सपनों की वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, हम पागल हो गए थे। काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि हमने जैसे ये सीख लिया था कि किसी भी परिस्थिति के अंदर ना दबना नहीं है। और अब दबना नहीं की बात नहीं है, ज़रा सा कोई चूं बोले उसको दबा दो, उसको जा कर के ठोक दो, है ना। मतलब 12वीं कक्षा पूरी होने से पहले, नौकरी करने से पहले हमने इतने झगड़े नहीं किए जितना नौकरी होने के बाद, हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद हमने झगड़े किए। नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हमारा एज अ ट्रेनर भी प्रमोशन हो गया था, तो भी एक ऐसा ही किस्सा है जिसके अंदर झगड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी सामने एक लड़के को। कारण वैलिड होते थे, लेकिन हम बहुत एग्रेसिव हो गए थे उसके बाद से। जैसे कि ये किस्सा हुआ, तो इसके बाद हमारे जो भाई हैं और जो हमारी कज़न सिस्टर है, कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी की जब मृत्यु हो गई, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको, वो गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे थे, शायद उससे पहले ही जाने लगे थे। तो कुछ ऐसा हुआ था, तो हमारी जो कज़न सिस्टर है उनको किसी, अब ये 8वीं कक्षा के अंदर थे, कोई 11वीं 12वीं का जो कोई लड़का है वो तंग करने लग गया। और हमें पास आउट हुए 1 ही साल हुए थे। तो जैसे ही हमारे सामने बात आई, अब आइडियली इंसान को क्या करना चाहिए, आइडियली इंसान को, जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको कंप्लेंट करनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ ना हो तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, जो शायद हमने लिया। लेकिन हमारा एटीट्यूड ये हो गया था कि भैया अब जब पिटाई होगी ना, तो अपने आप लोग तंग नहीं करेंगे। और दोस्तों, हम इस चीज़ को, आप यकीन मानिएगा, हालांकि हम इतने कन्विक्शन से बता रहे हैं इस बात को कि हमने पीटा और उससे कुछ हमारे को रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन ये हमारे को एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ ये लेकर के जा रहा था, क्योंकि इससे हमारे को झगड़े करने की आदत हो रही थी। तो ऐसे 11वीं या 12वीं कक्षा का लड़का था, तो उसको, हम स्कूल गए अपने मित्र के साथ, मित्र को हमने खड़ा कर दिया। तो वही एकदम, अभी कुछ ऐसी बात हमारे को बताई ही थी, घर के अंदर परेशान करते हैं, तो लड़के को जा कर के जानवरों की तरह मारा। मतलब थप्पड़ ही थप्पड़, थप्पड़ ही थप्पड़, इतने थप्पड़ की गिन ना पाए बंदा। थोड़ा खौफ सा फैल गया स्कूल के अंदर। तो पहले हमारे जो भाई बहन जो 6-7 महीने से थोड़ा टॉर्चर झेल रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है कि दबाया जाता है नए बच्चों को, जो कि हमने देखा था अपने टाइम पे। एक बार जाकर के स्कूल में पिटाई करी थी एक लड़के की, उसके बाद 5 साल वो सुखी रहे। इसी प्रकार से हमारे जो मित्र हैं, उनकी बहन को
एक लड़का फ़ोन पे परेशान करता था। अब उसकी कहानी लंबी हो जाएगी, है तो बहुत इंटरेस्टिंग कि कैसे हमने ट्रेस किया उस लड़के को। वो लैंडलाइन से फ़ोन करता था, तो हमने एक ही दिन के अंदर वो लैंडलाइन कहाँ का है ये सब जानकारी निकालनी थी। तो सुबह उस लड़के पहले हमने उस लड़के को, कुछ ऐसा था किस्सा, फ़ोन पे हमने लड़के को बोला कि देख भाई, लड़कों को इंटरेस्ट हो जाता है लड़कियों के अंदर, ठीक है, लेकिन तुझे प्यार से बता रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है हमारी सिस्टर, तो कॉल मत कर, ठीक है। इंटरेस्टेड होते तो बात और थी, हम तब भी नहीं बोलते। तो हम समझते हैं इस बात को, हम भी तुम्हारे टाइम से निकले, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फ़ोन नहीं करो। तो उसने बोला कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं उसको किसी ने फूंक शका दी होगी, तो वो पंप हो गया। पंप हो गया, उसका आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया, उसने चैलेंज कर दिया कि तू है कौन, थोड़े गालियाँ वालियाँ दे दी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं कौन है। तो उसका पता कर लिया हमने, और तो ये आई थिंक वो टाइम है, तब मैं, आई वॉज ऑलरेडी ए ट्रेनर एट दिस टाइम। तो वो लड़का भी अच्छा लंबा ऊंचा था, तो उसको हमने फिर पकड़ लिया। खैर कुछ दोस्तों ने मिल करके पकड़ा था उसको, तो उसका तो दोनों ढक्कन बंद कर दिया था, इतनी पिटाई हुई थी उसकी। तो इस प्रकार से मतलब कई झगड़े करने का हमारे को, जैसे वो हमारे को इस चीज़ का फितूर वो हो गया था कि अगर कोई आपको दबाए तो मतलब वो कर देना है आपको, कि उसके बाद बंदे को ये लगे कि भाई अगर यहाँ पे पंगा लिया, झगड़ा किया, तो कलेश बड़ा होगा, तो इससे बढ़िया झगड़ा मत करो। तो हमारे से जल्दी से कोई झगड़ा नहीं करता था, सबको पता था कि ये कलेशी है। तो थोड़े थोड़े फिर क्या हुआ कि हम पैसे कमाने लगे। फिर आगे चल करके मतलब हमारे को, हमारे जो बुआ जी का एटीट्यूड है वो हमारे को दिखता रहा। तो आप लगा लीजिए कि जब तक हमारे बुआ जी साथ में रहे, तब तक तो आप लगा लो कि अपनी किसी चीज़ के ऊपर हमने कभी पैसा खर्च ही नहीं किया। पिताजी के जाने के बाद भी उनका यही एटीट्यूड था, पैसे खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। तो हमारे जो वाइफ हैं, उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थे, तो वो बोलते थे कि भाई मैं ये नहीं कह रही, देखो उन्होंने आपको माँ की तरह बड़ा किया, लेकिन आंखें खोल करके तो देखो, तुम्हारे पास अपने पास क्या है, एक ही टी शर्ट पहन के रोज़ ऑफिस आ जाता है, टी शर्ट तक खरीदने के पैसे नहीं है, तो इतने पैसे कमा रहा है, तो कर क्या रहा है। कुछ सेविंग होनी चाहिए। और उस समय पे क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह के भी रेट्स कम थे, अगर हम चाहते तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बना लेते। तो मतलब क्या है, कहने का ये है कि पैसा हमारे को जोड़ने ही नहीं दिया गया। प्रॉपर्टीज़ भी बन सकती थी, पैसा इकट्ठा भी हो सकता था, और भी बड़े एसेट्स बन सकते थे, गाड़ी भी ले सकता था, तब गाड़ियाँ भी सस्ती थी। लेकिन जब तक बुआ जी साथ थे तब तक ऐसा होने ही नहीं दिया गया। और जब वो टाइम आया कि हमने फाइनली बुआ जी को बोल दिया, हमारा इसी बात पे झगड़ा था कि भैया आपका लालच ख़त्म नहीं होता है, बात लालच की है, बात पैसा खर्च करने के लिए नहीं, हम कमा रहे हैं, खर्च करने का अपना परिवार है, लेकिन आप किसी का भविष्य नहीं बना रहे हो, आप आग लगा रहे हो इन पैसों के अंदर, जैसे कभी देखा ना हो और एकदम से वो हो गया है। तो हमारे को, हमने कहा कि नहीं। तो फिर जब हम लोग अलग हो गए तो उसके बाद कुछ पैसा वैसा हमने जोड़ना शुरू किया था, लेकिन फिर वो टाइम आ गया, हमारे कलेक्शन कंपनी के अंदर हमारे को काम करते हुए 1.5 साल हो गए थे, और फिर ये टाइम आ गया कि हम प्रमोट हो गए। तो अभी वही आदमी जो लाख सवा लाख कमा रहा है, तो हमारी बेसिक सैलरी तो कम ही थी, 18,000 ही थी। तो जब प्रमोशन हुआ एज अ ट्रेनर तो 23,000 तनख्वाह हो गई। तो क्योंकि वो ट्रेनिंग के अंदर आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उसमें एक्सपीरियंस मिलता है, लर्निंग मिलती है, ग्रूमिंग होती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि पैसा बहुत कमा सकते थे, लेकिन वो जर्नी हमेशा ऐसी होती थी कि आप धीरे 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 भी मतलब बहुत फास्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ महीने लगेंगे आपको उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए। और जब तक वो चीज़ होगी तब तक आप अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो काम करना बंद कर देंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि हम जब ट्रेनर बन गए तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा हमारे लिए, क्योंकि दूसरी तरह से, क्योंकि फिर हम आगे कुछ सालों के अंदर जा कर के अच्छी सैलरी क्लेम कर पाए अपने अनुभव के बेसिस पे, तो वो बहुत हमारे लिए अच्छा रहा। लेकिन कभी लेकिन कभी वो पैसा वैसे जुड़ नहीं पाया। और अच्छा, जब हम ट्रेनर बने तो आप ये लगाइए कि वो बनने के बाद हमने कई मोटर बाइक्स ली, 23,000 तनख्वाह होने के बावजूद। यामाहा की एफ थी, वो भी ली थी, फिर आगे चल करके हमने उसको बेच करके करिश्मा ZMR थी वो ख़रीद ली थी। तो उसके बाद जा कर के बाइक्स और अपने ऊपर खर्चा करना हमारा वो शुरू हुआ, जबकि इतना ज़्यादा हाईली पेड जॉब नहीं थी। बट बात क्या थी, पहले कोई साथ में ऐसे रह रहे थे जो कि सब कुछ हमारे जीवन से ड्रेन कर रहे थे। अच्छा, एक आखिरी किस्से के ऊपर आकर के हम इस चीज़ को आज ख़त्म करेंगे, फिर आगे बताएंगे कि और कैसे ये चीज़ हमारे लिए घातक साबित हुई, लड़ाई झगड़े करने की आदत। तो फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी की मृत्यु को हुए 3 साल हो चुके थे। यानी कि पिताजी के साथ जब मारपीट हुई और जब उनकी मृत्यु हुई तो मारपीट से 4 वर्ष बीत चुके थे। 4 वर्षों तक हमारे फूफा जी जो है वापस नहीं आए, और 4 वर्षों के बाद दोबारा से हमारी बुआ और फूफा जी का जो है पैचअप हो गया और वो आए।
और इस समय तक हम काम भी कर रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गुंडई भी कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा भी था। तो हमें पता लग गया कि वो आ गए हैं। तो भी लंबा वो नहीं करेंगे, तो हमारे को कुछ ऐसा है कि हमें बहाना चाहिए था, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वो आए, शुरू में ठीक ठाक रहते थे, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद उन्होंने जो बुआ है उनको तंग करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही एक दिन गलती से बुआ जी हमारे घर आ गई। उन्होंने ऐसे ही बताया कि अभी मेरे वही दुख शुरू हो गया मेरे जीवन के अंदर, ये और वो। हमारे को पता नहीं क्या हुआ, हम एकदम से हम स्नैप हुए, खड़े हुए। खड़े होकर के हमने एक खास भाई को फ़ोन किया, जो कि उस समय पर टाइकोंडो प्लेयर था। और टाइकोंडो प्लेयर मतलब लिटरली बहुत पत्थर था उसका शरीर, और कोनियाँ घुटने मारने में बहुत उस्ताद था। उसको फ़ोन किया, उसको हमने कुछ नहीं बताया। हमने कहा भाई, नाम नहीं बताएंगे जानबूझ के, हमने कहा भाई आजा, कुछ काम है, रास्ते में बताता हूँ। तो हम गए अपनी बाइक पे, उसको रास्ते में लिया, रास्ते में बताया। उसको हमने एक ही बात बोली, हाँ मैं मारूंगा, तूने मारना नहीं है, लेकिन तू ये देखियो कि कोई बीच में नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, उस समय ना नाइकी के जूते थे जिनमें कांटे लगे होते नीचे। फुटबॉल नहीं खेलते थे, कभी फुटबॉल प्लेयर नहीं थे, बस पता नहीं क्यों खरीद के रखे हुए थे। वो उसी दिन के लिए हमने खरीद के रखे हुए थे। तो वो जूते पहन करके हम विशेष कर गए। तो जो हमारे चाचा जी की जो फलों की दुकान है, उसके अंदर क्या है, पीछे एक स्पेस था जहाँ पर आप अलग से बैठ सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर वो, हमारे को पता था कि हमारी चाचा की दुकान पे बैठे हुए हैं वो पीछे, जहाँ पे ग्राहक नहीं देख सकते, अलग से एक लेन से बना रखी थी वो था। तो हम वहाँ पे गए हैं, हमने बोला कि तू यहाँ पे देखियो कोई बीच में ना है। तो हम अंदर गए। अंदर जाते ही तो जैसे वो साथ में थे, तो वो आए हुए थे, तो हम मिले नहीं थे उनसे। तो उन्होंने पहली बार देखा था, तो उन्होंने बोला ओ हनी। जैसे उन्होंने बोला ओ हनी, वैसे ही जा कर के हमने सीधे खड़े होकर के उनके मुंह पे धाड़, उनके मुंह पे लात मारी। तो वो जो सारे स्पाइक्स है ना, एकदम चेहरे पे लगे उनके, और लात पड़ते ही खून। और जैसे ही हुआ तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि तू मुझे मार क्यों रहा है। जैसे उन्होंने बोला कि तू मुझे मार क्यों रहा है, ये और वो, तो इतने के अंदर जो हमारा मित्र है उसने और हमने जो है अच्छे से जो है क्या है अपना उनका जो सेवा है वो करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ये कोई अच्छी बात नहीं है, देखो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बुआ जी के हस्बैंड है, रिश्ता जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है ना। लेकिन जो उन्होंने काम किया था ना, वो बहुत बहुत बुरा था। रोज़ हमारे पिताजी हमारे सपने में आते थे। हम तो पिछले 3 सालों से मर्डर कर रहे थे उनका अपने सपनों में, 3 सालों से मर्डर कर रहे थे, और मिल नहीं रहे थे वो हमारे को। तो आप लगा लीजिए दोस्तों कि हमने उस दिन वो जो 3 सालों के जो सपनों की भड़ास है, वो जो हमारी आत्मा हमारे को धिक्कार रही थी, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जितनी शक्ति है, वो सारी शक्ति लगा करके उस दिन पीट दिया उनको। और हमारी आदत ऐसी है कि हम चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे। तो पिटाई हो रही है तो उसके साथ साथ हम चिल्ला रहे हैं कि ये एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली, ऐसे गालियाँ दे रहे हैं उनको, दे दे के तो अंदर जब वो पिट रहे हैं तो ऐसे वो माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। लेकिन आप ये देख लो कि इंसान की जो एक वो होता है ना, कि आपको पता है कि आत्मा का स्तर क्या है, गलीचता की जो जो पराकाष्ठा होती है ना, वो दिखाई उस व्यक्ति ने। जब पिटाई होगी तो जब बहुत ज़्यादा पिट गए तो हमारे चाचा फिर सब बीच में आ गए कि नहीं 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 नहीं, बस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो बाहर ले गए। अच्छा, हमारे चाचा को पता नहीं था कि ये होने वाला है, लेकिन हुए तो वो भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे उनसे। तो हमें लगता है कि जानबूझ के वो बीच में नहीं आए रोकने के लिए। तो वो हमारे को साइड ले गए, तो बाहर निकले। तो जब वो पूरे पिट गए ना, जब उन्होंने देख लिया कि पूरी जनता ने आकर के घेर लिया कि अब उनको मारनी पड़ेगी, तो बाहर आकर के ऐसे खड़े हो गए, खून निकल रहा है, ऐसे चौड़े में आकर के खड़े हो गए। तो अब तो हमारे को ये था, हमारे को इस पे और गुस्सा आया। तो हमने चिल्ला चिल्ला करके बोला कि अंदर तो तू बोल रहा था कि माफ़ी, माफ़ दे दो, माफ़ी कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और बाहर आकर के अब तू ऐसे कर रहा है। तो कि अभी तू ज़्यादा फैल मत, ये मेरा माथा घूमा तो फिर तू पिटेगा, ऐसे ऐसे कह के। तो हमने मतलब 3-4 सालों की भड़ास उन पे इकट्ठे निकाली, और फिर वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक गलती हमारे परिवार वालों से भी हो गई। हमारे जो चाचा हैं, हमारे दादाजी तब जीवित थे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने तो कांड कर दिया है, कि अब हमें डांट पड़ेगी। लेकिन हमारे को किसी ने डांटा ही नहीं। हमारे दादाजी ने भी कुछ नहीं कहा। दादाजी के चेहरे पे उस दिन एक अजीब सी स्माइल थी, क्योंकि वो परेशान थे ना, अपनी उनकी बेटी को दुखी दुखी किया हुआ था इतने समय से। एक अजीब सी स्माइल थी। तो चाचा को मैंने बोला कि किसी ने कुछ कहा नहीं। तो चाचा ने बोला कि यार अरे भाई, सब करना चाहते थे, दादाजी तो ये बोल रहे हैं कि जो पूरे ख़ानदान में कोई नहीं कर पाया वो हन्नी ने कर दिया।
तो यहाँ पे हमारे को जो है इस चीज़ के ऊपर हल्लाशेरी मिल गई कि ये जो किया वो ठीक किया, हमें लगता है कि ये गलत है, हमारे घर वालों को नहीं हमारे को वो करना चाहिए था। लेकिन हमारे को एक चीज़ क्लियर थी कि अब मार नहीं खाएंगे। लेकिन आगे चल करके दोस्तों फिर इसके बाद राइट आफ्टर दिस आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो किस्सा शेयर करेंगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा। फिर जेल में भगवान की याद आ गई थी, फिर वहाँ भगवान ने बचाया। तो कैसे वो हुआ, जेल का पूरा अनुभव क्या था, कैसा जीवन होता है जेल के अंदर, हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, सब कुछ आपको बताएंगे अगले एपिसोड के अंदर। हमें नहीं पता दोस्तों आज जो हमने शेयर किया इससे कुछ आपको प्रेरणा मिली होगी, शिक्षा मिली होगी, नहीं मिली होगी, लेकिन केवल ये कैसे जीवन का हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ था। तो कितने तरह के दुख आ रहे थे जीवन के अंदर और उसकी वजह से ये हमने हमारा कहने का आज का ही औचित्य ये है कि अगर उस दिन हमने उन लोगों का हाथ रोक लिया होता ना, हमारे पिताजी को हमने पिटने ना दिया होता, हम पिट गए होते उनके बेसिस पे, तो वो तो बड़े थे, हमें पीट जाते तो हमारे को अंदर से वो आक्रोश नहीं होता, हम ऐसे एग्रेसिव व्यक्ति नहीं बन जाते। तो क्या कहते हैं कि कभी भी कोई अत्याचार हो रहा हो ना आपके ऊपर, बहुत सारी माताएं बहनों को क्या है, हम सुनते हैं कि घर वाले बोलते हैं कि कोई नहीं 2 साल और देख ले, 3 साल और देख ले, या कोई व्यक्ति भी है कहीं ऑफिस में आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, चल थोड़ा चला लो, आगे देखो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। हम कहते हैं नहीं, अत्याचार हो रहा है, सही समय पर उसका विरोध करो। तो जिस समय हमारे पिताजी के साथ हो रहा था, अगर उसी समय हमने विरोध किया होता, बीच में खड़े हो गए कि मेरे बाप के साथ तो मैं ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इतने एग्रेसिव, इतनी मारपीट करने वाले व्यक्ति नहीं बनते और फिर आगे जेल भी नहीं जाते, आगे और केस नहीं डलवाते अपने ऊपर, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें। तो बहरहाल तो यही हमारे को लगता है कि आज के वीडियो से हम शिक्षा ड्राइव करेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं कुछ आपको अच्छा लगा होगा हमारी आज की इस लाइफ स्टोरी के अंदर। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।